अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 3 है कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस का। होपफुली अभी तक आप लोगों ने बुक्स भी ले ली होंगी और पिछली जो दोनों हमारी क्लासेस हैं वो भी आप लोगों ने सुन ली होंगी। अगेन टेलिंग यू कि भाई आप लोगों ने इजी नहीं रहना, ठीक है। इजी तभी आप होंगे जब आप लोग साथ साथ इसको सुनेंगे, ठीक है। अदरवाइज देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग इजी। साथ साथ लेक्चर्स को सुने, साथ साथ आप लोग इसको रिवाइज करें। 15 से 20 मिनट देते रहें, बस आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाएंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस के ऊपर भी आएंगे। बहुत तगड़ी हार्ड किस्म की हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, जिसके बाद फिर आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे, सेटिस्फाई होकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। फिर आप इंशाल्लाह पेपर में जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये साथ के साथ आपने लेक्चर सुने हो, कंपाइल नहीं करते जाना, पाइल अप नहीं करते जाना चीज़ों को, ठीक है जी। चलें आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्विकली थोड़ा कल की बातें कर लेते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया जी? कल हमने कहा कि ऑडिट होता क्या है, थोड़ा सा उस पर बात की। हम ऑडिट को किस तरह लेकर चलेंगे, फेज़ वाइज उसको लेकर जाएंगे। प्लानिंग फेज़ होगा, एग्जीक्यूशन फेज़ होगा, फाइनलाइजेशन फेज़ होगा। वो हमने चैप्टर्स भी डिस्कस किया है कि किस फेज़ में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, और हर फेज़ के ऊपर हमने उसी स्टेज के अंदर रहते हुए सोचना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम उस वक्त प्लानिंग के लेवल पर मौजूद होना चाहिए हमें मेंटली, फिर ही हम उसको पिक भी कर सकते हैं और अच्छा आगे उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद एग्जीक्यूशन एंड फाइनलाइजेशन लेवल, ठीक है जी। फिर हमने थोड़ा सा देखा कि ऑडिट है क्या। हमने कहा कि जी ऑडिट बेसिकली एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कौन कर रहा होता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा होता है। बन किस बेस पर रही होती हैं? ये जी बन रही होती हैं आपकी AFRF की बेस पर, और इसको एग्जामिन कौन करता है? ऑडिटर करता है। इसका मतलब 3 पार्टी रिलेशनशिप है इसके अंदर, 3 पार्टी रिलेशनशिप है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ये मैं बात आपको लिंक करवाऊंगा वहाँ पर भी, ये कहाँ पर दोबारा यूज़ होने, इसलिए अभी समझ लें, ठीक है। तो लिंकेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हार्ड फॉर्म में आप बुक को ले लें, उसके ऊपर आपने नोट भी करते जाना जो मैं बात बता दूं, ताकि आइंदा आगे जाके जब हम सुनेंगे दोबारा से बात को देखेंगे, मैं दोबारा आप लोगों को वापस भेजूंगा कि भाई ये पहले आपने कहाँ पे सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। अकाउंटिंग ही तो पढ़ते रहते हो भाई, इसी वजह से दूसरे पेपर फेल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा टाइम अकाउंटिंग को देना है आपने, ठीक है। अभी भी दें, लेकिन थोड़ी सी इज्जत इसको भी देनी है। तो जी कल वाला जो हमारा था चैप्टर, उसी से कल वाले लेक्चर से बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट बातें रह गई थी, अभी हमने स्टार्ट की थी। आज आगे उसकी तरफ लेकर चलते हैं। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बुक के साथ साथ हमने चलना है। उसी के तमाम कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है जी। तो हमें कल पता लगा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है, इज़ टू इनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन। हमने कल डिटेल में बात डिस्कस कर ली कि ऑडिटर ने अपना एक ओपिनियन देना होता है, कोई जजमेंट नहीं देनी, कोई अदालत का फैसला नहीं देने लगा, एक ओपिनियन, अपनी राय देनी है। एज टू वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एन AFRF। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एंटिटी की, वो किसी जो भी AFRF उसका है रेलेवेंट, उसके मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि जो उस एंटिटी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। ये आज हम डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर हम आ जाएं तो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन की बात होने लगी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल से मुराद क्या है भाई? पिछले टाइम की। आप देखें, जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, आप ऊपर लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पर नीचे आप क्या लिखते हैं जी? एज एट, लेट्स से आपका ईयर एंड जून है, तो आप क्या लिखते हैं? एज एट 30 जून 2023, ऐसे ही आप लिखते हैं। ऊपर कंपनी का नेम आ गया XYZ लिमिटेड, नीचे आपने लिखा है SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2023। क्या आप ये वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डेट ये डालते हुए 15 जून को बनाते हैं, 15 फेब को बनाते हैं, 20 फेब को बनाते हैं, 10 जनवरी को बनाते हैं? नहीं भाई, हम इस डेट के बाद बनाते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि 30 जून तक की इंफॉर्मेशन, तो तक की इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके बाद ही आपको मौजूद होना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके इसको बना सकते हैं। तो हम इसको जुलाई में, अगस्त में, जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है आप उस वक्त बनाते हैं। तो जुलाई या अगस्त में जब ये बन रही होंगी, लेट्स से इवन 1 जुलाई को जब ये बन रही हैं, हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ी आगे जाके बनती हैं,
तो जब भी ये बनेगी उससे पीछे की इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं 1 साल की, तो इसको क्या करें, हिस्ट्री होगी ना। पिछला 1 सेकंड भी अभी जो गुजर गया है वो भी हिस्ट्री हो गया हमारे लिए। फ्यूचर आपको पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं, तो ये हिस्ट्री होगी। इसलिए इसको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं भाई, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह आप पीएनएल में चले जाएं, वहां पर भी आपने लिखा जी XYZ लिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। नीचे आप क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023। तो क्या ये भी हम 30 जून से पहले बना रहे होते हैं? नहीं भाईजान, 30 जून 2023 से मुराद है कि इस डेट तक की इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, तो ऑब्वियसली हम बाद में बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने कहा बात तो बेसिक सी है, शायद आप लोगों को पहले ही पता हो, लेकिन इसके ज़रा खुल के हम बयान कर लें कि सिर्फ रट्टों के ऊपर नहीं ना चलना, हमने पता भी हो गया क्यों कहा जा रहा है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर से मुराद के भाई प्रॉपर एक वे में फॉर्मेट के ऊपर बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि अन्य वाले को पैराग्राफ लिख लिख के बना दे, फॉर्मेट आपको बताया जाता है। और वो फॉर्मेट भी कल ही हमने कहा था, कौन बताता है, IAS 1। ठीक है, अभी तक जो आप लोगों को AFRF का पता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, वो IFRS का है। IFRS के अंदर ही IAS 1 जो है वो आपको प्रेजेंटेशन का बताता है कि किस तरह से प्रेजेंट करना। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो तो आपको इसका स्टेटमेंट का नेम नहीं चेंज करने देता। वो कहता है भाईजान अपनी बैलेंस शीट लिख सकते हैं। अब आपने इसको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना है। किसी दौर में जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो पहले इसको कहते होते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसने कहा भाई ये क्या चीज़ होती है, छोड़ो, आप लोग आउटडेट हो गए हैं। अब इसका आपने नाम क्या रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रखें। अगर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं है, अगर वो है तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखें, SOCI नाम रखें। ठीक है, इसका मतलब वो इस हद तक आप लोगों को डिक्टेट करता है, तो फिर बाकी के फॉर्मेट पे भी ऑब्वियसली करता है। इसलिए उसने कहा स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स। हमने कहा कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 6 चीज़ें आ रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स जिसको हम डिस्क्लोजर्स भी कहते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव्स। तो भाई उसने कहा डिस्क्लोजर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। Then intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time। एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज या ऑब्लिगेशन मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज वगैरह को कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जाती। और द चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंजेस इन देयर इन देन से क्या मुराद आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के भाई उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं ये भी ज़रा आप बता दें हमें। इन अकॉर्डेंस विद अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में पेश करने को क्या कहते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है जिंदगी में वो AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा, अगेन दैट इज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन कुछ और भी जहान है दुनिया में, ठीक है, वो हम आज करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स उसके होते हैं 6 और 5 एलिमेंट्स भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। कई बार एलिमेंट को कंपोनेंट, कंपोनेंट को एलिमेंट बोल देते हैं, लेकिन असल में कंपोनेंट से मुराद क्या है कि कौन सी चीज़ें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स से क्या मुराद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट्स बनी है उनके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो वो आप लोगों को पता है जी कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी इक्विटी, देन आपका इनकम और एक्सपेंस, 5 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और 6 उन्होंने ये कंपोनेंट्स बना दिए हैं। बेसिकली 5 होते हैं, लेकिन कंपैरेटिव्स भी क्योंकि आते ही आते हैं तो 6 हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात आ गई जी AFRF क्या है। AFRF को डिस्कस करते हैं आज, बड़ा तसल्ली के साथ करते हैं। और ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहली बार ये डिस्कशन सुननी, क्योंकि पिछला भी जो मैंने सेशन ऑडिट का पढ़ाया था उसमें भी अकाउंटिंग तो पढ़ के आए हैं। अब असल में AFRF जो है ये प्योर अकाउंटिंग का मामला है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, तो अकाउंटिंग का मामला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वहाँ पे बताया ही नहीं जाता। वहाँ पर शायद टू दी पॉइंट रहते हुए सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जी आपने ये एंट्रीज इस तरह करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह होगा। लेकिन भाईजान किसने कहा है कि ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, वो तो पहले बताओ ना। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहिए कि AFRF है क्या, IFRS के मुताबिक ही क्यों बना रहे हो, किसने कहा है कि IFRS के मुताबिक बनाओ, वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो AFRF की अगर बात की जाए, मतलब कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क, क्या हर एंटिटी एक ही तरह के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएगी? क्या हर एंटिटी ने IFRS ही यूज़ करने हैं दुनिया में? एक आप कह सकते हैं नहीं जी अमेरिका के अंदर US गैप है, चलो वो उसको निकाल दें। क्या USA के अलावा, वो तो मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो एक वो आ गया ना कि AFRF एक ही तो नहीं है, उधर US गैप आ गए, इधर IFRS आ गया बाकी की दुनिया में। लेकिन क्या बाकी की दुनिया में भी या इवन पाकिस्तान में भी हर कंपनी ने IFRS के मुताबिक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने करने? देखिए ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AFRF बनी है। ए ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब क्या है निकलता है यहाँ पे? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल से क्या मुराद है कि भाईजान जो इस एंटिटी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर अप्लाइड थी चीज़, एप्लीकेबल थी, क्या इसने वही वाला फ्रेमवर्क चूज़ किया है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि भाई चूज़ तो कर लिया है, लेकिन क्या उस फ्रेमवर्क को अप्रोप्रिएटली प्रॉपर वे में फॉलो भी किया है कि नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में? दो मसाइल हो गए ना। पहला मसला क्या है, अगर ये हर कंपनी ने IFRS के मुताबिक ही बनाना होता तो एप्लीकेबल वर्ड ही ना होता, सिंपल होता IFRS, लेकिन वो AFRF क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसका मतलब कुछ तो है दया, ठीक है, कुछ तो डिफरेंट है, इसीलिए तो वो ये वाला वर्ड यूज़ कर रहा है। भाईजान डिफरेंट है। पहले तो आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? बात फॉलो करनी है, सोना नहीं है, दिमाग को जगाना है, ठीक है। इस क्लास में आप लोगों ने मुझे भी सोचने में मजबूर करना है और आप लोगों ने भी सोचना है। सोचने पे ये नहीं मजबूर कर देना कि यार की कर बैठे हैं, ठीक है। ये सोचने में मजबूर करना है, वो भी क्वेश्चन करो, टीचर को भी वक्त में डालो, मैं भी कुछ सीखूं। देखें मैंने तो आप लोगों को बताया कि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे तो अभी भी नई नई चीज़ें पता लगती हैं और मैं उनको अडेप्ट करने में बड़ा कन्वीनियंट हूँ। और ना ही मुझे कभी इस बात पे शर्म आई है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई आज मुझे नहीं आती, मैं सुबह देख कर आप लोगों को बता सकता हूँ। मुझे इस बात में भी कोई आर या कोई शर्म महसूस नहीं होती मैं आप लोगों को झूठा मूठा कहानी सुना के निकल जाऊँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बात का आइडिया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भाई ज़रा एक्टिव होकर खुद भी सोचें, दिमाग की ये हमारा जो दिमाग है ना, अल्लाह पाक ने इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ बनाई है कि जितना ज़्यादा इसको फंक्शन करेंगे उतना ज़्यादा कमाल होता है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है। मशीन है ना कोई, वो उसको अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वियर एंड टीयर होती है, डेप्रिसिएशन होती है, इम्पेयरमेंट होती है, वो सारा कुछ आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पढ़ा है आप लोगों ने। दिमाग एक वाहिद एक ऐसा ऑर्गन है, अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त बनाया कि इसको जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सीखने की जो वो कुव्वत है या कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो भाई इसको यूज़ करें, मुश्किल चीज़ें करें। कई लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा सा चीज़ें याद रखने में मसाइल पेश आते हैं, या एक वो डिज़ीज़ भी है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसका नाम, वो भी इस तरह है कि आप चीज़ें जो हैं वो पिक नहीं कर पा रहे हो, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो उनको डॉक्टर्स जो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं चीज़ की, या उनको जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो यही होती है, उनको मुश्किल गेम्स दिखाते हैं, मुश्किल गेम्स खिलवाते हैं उनसे, ताकि उनका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करे। जितना ज़्यादा फंक्शन करता है उतना ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। खैर ये बात बस थोड़े हटके आप लोगों को कहिए कि दिमाग को इस्तेमाल करना है, रटी रटाई बात पर नहीं जाना प्लीज़ यार, ये कुछ इससे हम बाहर निकलें चीज़ों से। अब देखें ये AFRF की जो बातें, एक तो सीधी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है वो आप समझ लें, दूसरी बार वो है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप लोगों के जहन से नहीं निकलेगी और ये आपके आर्टिकल्स में इतनी हेल्प करेगी। यकीन करें बड़ी फर्म्स के स्टूडेंट्स देखे हैं वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते रहते हैं अन्यवाह, जब उन्हें पूछा जाए कि भाईजान IFRS क्यों अप्लाई किया है, सर पिछली बार भी हुआ था, ए जवाब होता है, तो ये कोई जवाब नहीं है। इवन ऑडिट के दौरान क्या होता है जी, वर्किंग पेपर, अच्छा ये वाला वर्किंग पेपर क्यों हुआ इस बार, तो ये चीज़ है ही नहीं, लोन लिया ही नहीं हुआ, क्यों सर वो पिछली बार भी हुआ था ना। तो भाई ये पिछली बार मक्खी पे मक्खी मारना छोड़ दें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दुनिया में, दिमाग इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। चले जी AFRF की डेफिनेशन देखते हैं। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद क्या है कि भाई कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके मुताबिक अकाउंटिंग होनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होने हैं, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, मसला है एप्लीकेबल का, यहाँ पे ये FRF का मसला नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो आप लोगों को पता है, ठीक है, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मसला है कि भाई क्यों लगा दिया, एप्लीकेबल क्यों आ गया, क्यों सोचना है आपने, उसका जवाब देखते हैं।
द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किए हैं, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट चीज़ें होंगी तो अडॉप्ट किया ना, वरना तो एक ही चीज़ करनी थी तो उसमें अडॉप्ट क्या करना था फिर। बात आ रही है समझ। अगर ऑप्शन ही सिर्फ एक होती तो फिर अडॉप्शन की वो ऑप्शन तो नहीं ना आती। अडॉप्शन तब आती है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों। बात आ रही है समझ। ओके जी। अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार विद गवर्नेंस। वेयर अप्रोप्रिएट मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अक्सर जगह पे दो चार्ज विद गवर्नेंस मतलब कि डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट सेम होते हैं छोटी कंपनीज के अंदर, कि वही डायरेक्टर हैं वही मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार जो बड़ी या लिस्टेड कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उसमें क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा होता है तो डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। ठीक है, बात आई है समझ। इसलिए वो बीच में डाल देता है कि वेयर अप्रोप्रिएट। सही है कि मैनेजमेंट आमतौर पे इसको चूज़ करती है, लेकिन जहाँ पे दो चार गवर्नेंस अलग से हैं वो इसको चूज़ करेंगे। इन दी preparation of FS that is acceptable in view of the nature of the entity। एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एंटिटी की नेचर के मुताबिक एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। इसका मतलब हो गया भाई कि AFRF से मुराद एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट या दो चार विद गवर्नेंस अपनी एंटिटी की नेचर, अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव और लॉज एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए चूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आई कोई थोड़ी सी गल समझ, दिमाग में कुछ हलचल हुई हल्की फुल्की? ठीक है। क्या वो कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर लॉज भी और लगते हैं। एक बैंकिंग कंपनी है, उसका बिल्कुल तरीका का डिफरेंट। वापडा है, उसका बिल्कुल डिफरेंट है, नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट होगी ना। लॉज रेगुलेशंस भी आपको पता है कि डिफरेंट हो गए। एक कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की है उसके लिए और एक कंपनी IT सेक्टर की है उसके लिए और। बात समझ आ रही है? एक का कंपनी का साइज है वो एनुअल टर्नओवर या रेवेन्यू, उसका टर्नओवर रेवेन्यू को कहते हैं, टर्नओवर उसका जी साल का लेट्स से 10 बिलियन है, सही है, 10 अरब है। एक तरफ है जी उसका 10 मिलियन है, सिर्फ 1 करोड़ है, तो दोनों का साइज में फ़र्क आ गया। इसका मतलब कुछ तो चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने रेलेवेंट AFRF एप्लीकेबल वो ढूंढना है जो हमारे ऊपर अप्लाई होता है। एक ही IFRS के मुताबिक पूरी दुनिया में नहीं अकाउंटिंग होती, बल्कि कुछ और भी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसने कहा दी AFRF इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है? लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट विद इन ईच इंडिविजुअल कंट्री। हर मुल्क का अपना जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटर से मुराद होता है वो इदारा जो के कंपनीज को रेगुलेट करा। जैसे पाकिस्तान के अंदर SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कैप 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसको रेगुलेट करता है? तमाम कंपनीज को, और जो लिस्टेड कंपनियां उनको ये भी करता है, प्लस स्टॉक मार्केट भी करती है। ठीक है, तो रेगुलेटरी इदारा भी कह सकता है कि यार ये फलां वाले स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाओ, या आपका कानून कह सकता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव से मुराद क्या है? कानून आपका, वो भी कह सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि या तो आपका लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बताएगा कि भाई कौन सा AFRF है, एंड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको बताएंगे कि कौन सा है। सही है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने IAS और IFRS की बात कर दी है। द ऑडिटर सीक्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट वर्क दैट ही डज। द टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय एन ऑडिटर इन ऑर्डर टू रीच हिज ओपिनियन इज डिस्क्राइब्ड इन लेटर चैप्टर। हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। अब बात ज़रा आ जाएँ उसने क्या अर्ज़ किया, बल्कि इरशाद फरमाया है उसने। भाई ये इरशाद फरमाया कि जो AFRF है ये आपके मुल्क का कानून डिसाइड करेगा और जो भी एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो डिसाइड करेंगे। अब ज़रा समझ लें कि पाकिस्तान के में कानून आप लोगों को पता है, कंपनीज़ के ऊपर मेजर कानून कौन सा लगता है भाइयों और बहनों? वो लगता है कंपनीज एक्ट 2017। पता है ना इंदा? पता है कंपनीज के ऊपर कौन सा कानून लगता है? मेजर कानून और भी बड़े हैं, लेकिन जो सबका बाप है कानून वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017। अब आप लोगों ने ना एक एक्सरसाइज करनी है खुद। एक तो तरीका यह कि मैं आप लोगों को सीधा भेज दूं, वो मैं भेजूंगा ना तो आप लोगों को भूल जानी है चीज़। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सोचें, मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है। गूगल का तो पता है, ठीक है, गूगल पे सर्च करने का पता है, वहाँ पे जाके लिखेंगे कंपनीज एक्ट 27 अपडेटेड वर्जन। आप लोगों के सामने PDF में फाइल आ जाएगी।
PDF फाइल को डाउनलोड कर लें। अब उसके अंदर कानून पहले लिखा होगा, शिक्कें लिखी होंगी, आर्टिकल्स उसके सही है, क्लॉजेज वगैरह। एंड पे जाके होते हैं स्केजुअल। स्केजुअल में ना वो चीज़ें जो एडिशनल बतानी होती हैं, मतलब उनकी बात पहले भी कहीं की होती है, लेकिन एडिशनली जो चीज़ें एनेक्सिया टाइप डालने होते हैं वो स्केजुअल में डाल देते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में जाके पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने कहाँ पे जाना है, उसके थर्ड स्केजुअल में। कहाँ पे जाना है? थर्ड स्केजुअल, मतलब फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, सही है, ये इस तरह आते जाएंगे। आपने उसका थर्ड स्केजुअल खोलना है। जब वो थर्ड स्केजुअल खोलेंगे ना, उधर टेबल से बने होंगे, ठीक है। याद नहीं इनको करना, वो है नहीं सिलेबस का पार्ट। मसला तो ये है कि हमें AFRF की तो समझ आए ना भाई, पूरी ज़िंदगी हमने ऑडिट करना है, पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी। वो बंदे कि मैंने किसने कह रही है कि IFRS को चूज़ करो, वो तो देखें हम। तो वो सारा कुछ हमने किधर देखना है? थर्ड स्केजुअल टू द कंपनीज एक्ट 2017। जैसे ही हम लोग ये खोलेंगे वहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ गया, ठीक है। टेबल के अंदर क्या है, ठीक है, टेबल के नीचे क्या है। टेबल को आप लोग खोलोगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगी कैटेगरीज डिफरेंट बनाई हुई हैं कंपनीज की, सही है। कंपनीज की कैटेगरी बनाई होंगी कि जी लिस्टेड कंपनी जो है उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड्स लगने हैं, कौन से AFRF है, ठीक है। आपकी जो लार्ज साइज कंपनीज हैं उनकी भी फिर आगे बताया हुआ है कि जी इतने मिलियन तक रेवेन्यू हो, इतने एम्प्लॉयज़ हों, तो फिर आपने उसको लार्ज साइज समझना। फिर आपको मीडियम साइज का भी बताया, फिर आपको स्मॉल साइज का भी बताया, फिर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी बताया हुआ है। असल में यहाँ से आपने ढूंढना है, आपने जाके भाईजान वो टेबल के अंदर देखना है कि हमारी कंपनी कौन सी है। पिछले साल की बात होगी, सही है। ये जो हम ऑडिट करने आए हैं, देखो अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है ना, अभी तो बननी स्टार्ट होंगी। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि रेवेन्यू कितना है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट लायबिलिटी इक्विटी कितनी है, हमें कुछ नहीं पता, एम्प्लॉयज़ हमारे कितने हैं, हमें लेकिन पता है पिछले साल का। अगर पिछला साल एग्जिस्ट करता है तो, अगर नहीं करता तो फिर इसी साल की बेस पर लास्ट ईयर के फिगर्स को हमने देखना है जो उधर पूछी हुई हैं कि भाई अगर आपका रेवेन्यू इतना है, आपके एम्प्लॉयज़ इतने हैं, तो हमने ढूंढना है उसके मुताबिक कि भाई हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने लेट से ढूंढ लिया कि भाई रेवेन्यू को तो छोड़ो, सबसे पहली जो मेन कैटेगरी थी लिस्टेड कंपनी की थी, हमारी कंपनी ही लिस्टेड है। अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, और उन्होंने ही चूज करना है कि हमारा AFRF क्या है। तो ये एक्टिविटी सारी कौन कर रहा है? मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कर रही है। लेकिन बतौर ऑडिटर आपने भी ये एक्टिविटी करनी है कि क्या उन्होंने सही एक्टिविटी, ये वाली सही एक्सरसाइज की भी है या नहीं की। अगर तो AFRF ही गलत है तो भाई ऑडिट की करना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी गलत होगी फिर तो, ठीक है। अच्छा, आपने अब देखा ये लिस्टेड कंपनी है, लेट से फिर आगे गए तो आपको पता लगा रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है। वहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही उन्होंने एक डिस्क्लोजर भी पूछा हुआ है, उन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट का कौन सा स्केड्यूल इसके ऊपर लगेगा, और क्या लिखा हुआ है वहां पे? फोर्थ स्केड्यूल लगेगा। इसका क्या मतलब है? वो आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो भाई साहब आपने IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट ये जो डॉक्यूमेंट है इसका फोर्थ स्केड्यूल भी कुछ डिस्क्लोजर्स, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स डिमांड करता है आपसे, वो भी आपने लाजमी देने हैं। हो सकता है कि वो वाले एक्सप्लेनेटरी नोट्स IFRS में ऑलरेडी मौजूद हों, कुछ हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल भी हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो आपने पाकिस्तानी कानून को भी फॉलो करना है। अब आप खुद ज़रा सोचें, एक तरफ IFRS है जो पूरे इंटरनेशनली चलते हैं, और एक तरफ आपका लोकल कानून है, ज़्यादा फोकियत किसको दी जाएगी बताएं? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट को दी जाएगी। कंपनीज एक्ट 2017 पाकिस्तान का अपना लॉ है, जो इंटरनेशनल ये होते हैं, एक पहले नंबर पर वो लॉ नहीं है, वो एक रिकमेंडेशन होती है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, पूरी दुनिया ऐसे करिए आप भी कर लें, ज़बरदस्ती थोड़ी है। हम चाहें तो हम अपने ही बना लें, लेकिन हम क्योंकि सोचते नहीं है ना, हम तो रट्टे मार मार के पेपर पास करते हैं, तो हमने कहाँ से बनाना है, ठीक है। तो भाई फोर्थ स्केड्यूल आपने देख लिया कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर IFRS भी लगते हैं, फोर्थ स्केड्यूल भी लगता है। अब इसी तरह बाकी भी देखते जाएं, लार्ज साइज एंटिटी के ऊपर आप देख लें, उन्होंने लिखा होगा कि IFRS फुल वाले लगेंगे, सार फिफ्थ स्केड्यूल लगेगा। अब ये देखें इधर ही AFRF थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, क्योंकि AFRF अकेले IFRS नहीं है, कंपनीज एक्ट वाली बार भी तो है ना। तो इसका मतलब है कि लिस्टेड हो तो कुछ और थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, लार्ज साइज वाली हो तो कुछ और चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर नीचे आप आ जाएं, मीडियम साइज के लिए कुछ और आ गया, ठीक है। उन्होंने चेंज ही कर दिया, IFRS फॉर SMEs कर दिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंटिटीज़ कर दिए। नीचे स्मॉल साइज में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया? AFRS फॉर SSEs। हमने तो पढ़े हुए थे IFRS, ये AFRS कहाँ से आ गए? तो वो भी कुछ है ना।
लॉजिक इसका ये है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर फिर स्टैंडर्ड्स छोटे लगते हैं, मतलब उनके डिस्क्लोजर लंबे चौड़े नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स नहीं, इतने पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स नहीं होते कि वो डिस्क्लोजर लंबे चौड़े देते फिर। अभी तक आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अब वो भी काफ़ी आपने पढ़ी है, लेकिन मेन जो गेम है ना वो डिस्क्लोजर्स बनाने की होती है, बातें कौन सी बतानी है, कौन सी इस तरह छुपानी है कि मसला भी कोई ना हो, ठीक है। तो वो असल चीज़ मसला करती है। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए फिर AFRS 4 SSEs, सही है, ये निकाले गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज, प्लस 5th स्केड्यूल लगेगा। अच्छा, फिर अगर आपकी NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आपके ऊपर भाईजान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लगने हैं, मतलब वो भी कुछ अलग एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हमने आज क्या थोड़ा सा सीखा, हमने भाई ये सीखा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिर्फ IFRS का नाम नहीं है, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और एंटिटी या मैनेजमेंट और 2-4 गवर्नेंस ने ये पहले तो फैसला करना है कि भाईजान हमारा रेलेवेंट AFRF कौन सा है, उसके मुताबिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ऑडिटर साहब जाएंगे, ऑडिटर को भी उस AFRF की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर ही तो मसाइल देखेंगे। हमने ये जाके देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी AFRF के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। गल आ गई है समझ? ये बेसिक सा आपका आइडिया था इसका AFRF का, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ये आप किसी भी स्टूडेंट से जिसने कैफ 8 पास भी किया हो, आप उससे थोड़ा पूछिएगा प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कितना अलमिया है कि हमने रट्टे तो मारे हुए हैं लेकिन बुनियाद नहीं पता, ठीक है। आप लोगों ने अब कंपनीज एक्ट देख लिया ना खोल के, ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं गया आपका, ये आपके जेहन में बैठ गया, आपने भाई खुद ढूंढा है, जाके खुद ढूंढना है, ठीक है। सुस्ती नहीं करनी मज़ा आएगा, खुद देखोगे ना चीज़ें नई नई खुलेंगी। ओके जी, ये तो आपका हो गया जी AFRF। ये मतलब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AFRF का आइडिया हो गया। अब नीचे एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, ठीक है जी। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एहतसाब, हिसाब किताब देना किसी को। पाकिस्तान में भी होता है ना अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, सही है, एहतसाब सबका। वो फिर एहतसाब सबका ये होता है कि एयरपोर्ट पे जाके वो ज़मानतें मिल जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है, ऐसा फिर वो बस, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, वो आजकल एक वो चल रहा होता है ना कमेंट के, मेरे घर वाले कहते हैं अपनी मर्जी पर और अपनी जिम्मेदारी पर कमेंट करना, हमने छुड़वाने नहीं आना, ठीक है। तो ये भी सोचना पड़ता है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी देख लेते हैं। एन ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट्स इज नीडेड। क्यों ज़रूरत है भाई? क्योंकि हमने कहा कि हमने नीड को भी देखना है, क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इन कंपनीज द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर ऑफन नॉट द सेम पर्सनस as the individuals who manage and control that business. shareholders own the company, shareholder तो कंपनी को ओन करते, कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी चलाता कौन है भाई? वो चलाते हैं डायरेक्टर्स, सही है। अब छोटी कंपनीज में तो ऐसे हो जाता है, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसमें तो मोस्टली ऐसे होता है कि ओनर साहिबान खुद ही सारे के सारे डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए यू मस्ट बी अ शेयर होल्डर या मेंबर, मतलब अगर गारंटी वाली कंपनी है यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी टू बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। मतलब कि मेंबर होना तो लाजमी हो गया लेकिन क्या तमाम के तमाम मेंबर्स डायरेक्टर बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन क्या तमाम के तमाम बनते हैं? अब देखें, प्राइवेट के अंदर यहाँ पे 5-6 शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं, वो तो मोस्टली क्या करते हैं जी, सारे ही बन जाते हैं कि भाई मैनू भी बनाओ, मैनू भी बनाओ, ठीक है। लिस्टेड कंपनी अब हज़ारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स हैं, तो हज़ारों डायरेक्टर्स तो नहीं ना बनने भाई, डायरेक्टर्स होने 7-8, यहाँ पर ही मसला आ गया। मसला क्या आ गया? शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं हज़ारों की तादाद में, जो असल में ओनर्स हैं कंपनी के, ठीक है, लेकिन वो हज़ारों लोग आगे कंपनी को नहीं चला रहे। कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका है? कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? देयर आर अ फ्यू डायरेक्टर्स, तो उनसे कोई हिसाब किताब तो लेना भाई, वो पूछो तो सही, पैसा किसका लग रहा है? डायरेक्टर्स का लग रहा है। अब आप कहेंगे डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है, मैं वो बात मान रहा हूँ आपकी कि लेट से 7 डायरेक्टर हैं लेकिन 1000 शेयर होल्डर है, वो 7 डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन जो पीछे आपके 993 बचते हैं, 993 शेयर होल्डर बचते हैं, वो तो नहीं है ना डायरेक्टर। उनके पैसों को क्या करना है? उनके पैसे भी तो यही साथ यूज़ कर रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है।
तो फिर मसला क्या आ गया, शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि भाईजान पता नहीं आप लोग पैसा सही तरह यूज़ कर भी रहे होंगे हमारा या नहीं कर रहे होंगे, तो ये इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो द डायरेक्टर्स हैव अ स्टीवर्डशिप रोल। स्टीवर्डशिप रोल से मुराद क्या है, वो ट्रस्टी के तौर पे एक्ट करते हैं। ट्रस्टी से मुराद क्या है कि शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट उनको दी हुई है ताकि वो कंपनी के कामों के लिए यूज़ करें, पर्सनल कामों के लिए ना यूज़ करें। उन्होंने शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसों को लुक आफ्टर करना है, कंपनी के एसेट्स को इस तरह लुक आफ्टर करना है कि वो शेयर होल्डर्स के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हों। उनके ऑब्जेक्टिव, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली यही है ना, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं कि भाई या तो शेयर प्राइस मेरी बढ़ जाए या मुझे डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो स्टीवर्डशिप का एक रोल उसके अंदर आ जाता है। बात आई है जी आपको थोड़ी समझ? ठीक है, अब वो स्टीवर्डशिप का रोल है, तो शेयर होल्डर्स तो फिर चाहते हैं ना कि यार कोई बंदा आए, कोई बंदा आके ऑडिट करके बताए कि क्या ये लोग हमारे, ये जो स्टीवर्डशिप का इनकी रोल है, इनका किरदार था, क्या ये उसको पूरा निभा भी रहे हैं, नहीं निभा रहे। एक तो ये बात होगी। ठीक, देन आपकी दूसरी बात क्या आती है जी, एजेंसी का रिलेशनशिप। एजेंसी का रिलेशनशिप आप लोगों को पता है, प्रिंसिपल और एजेंसी आप लोगों ने कैफ 4 बिजनेस लॉ में भी डिटेल में पढ़ा होगा। एजेंसी क्या होती है कि भाई एजेंट प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब देखें 1000 शेयर होल्डर, मैं 1000 की एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो कम भी हो सकते हैं। 1000 शेयर होल्डर घर बैठा हुआ है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन डायरेक्टर साहिबान 8-10 डायरेक्टर साहिबान उनके बिहाफ पे सब कर रहे हैं, उनके पैसों से सब कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, तो प्रिंसिपल्स कौन है, शेयर होल्डर्स, ओनर्स। एजेंट्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स हैं। तो भाई एजेंट से पूछना भी तो है सही तरह काम कर भी रहे हैं कि नहीं, अथॉरिटी को एक्सीड तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब उस चीज़ को चेक करने के लिए ऑडिटर साहब को बुला लिया जाता है कि भाईजान ज़रा दसते हो सानू कि हिसाब किताब कैसे चल रहा है इनका। ठीक है जी, बात समझ आ गई है, इसलिए भी वो अकाउंटेबल हैं। और फिर एक बात लास्ट, अकाउंटेबिलिटी की बात क्या है कि जी शेयर होल्डर्स, वही बात है कि पैसा सारा देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपनी देते हैं, डायरेक्टर्स के ज़िम्मे कुछ काम लगे होते हैं। फाइनेंस का डायरेक्टर है, उसका काम है फाइनेंस को देखना, प्रोडक्शन का डायरेक्टर है, उसका प्रोडक्शन का काम है, मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर वगैरह वगैरह, सबको काम सौंपे हुए हैं किसने, शेयर होल्डर्स ने। आपको पता है ना कि डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, इनका इलेक्शन होता है और इनके इलेक्शन में वोटिंग किसकी होती है, जनरल मीटिंग के टाइम पे शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो हैं वो इनको वोट करके डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो भाईजान अब पूछना भी तो है कि कितना है, अकाउंटेबिलिटी भी तो करनी है। जैसे इलेक्शंस में इस बार अवाम ने की है अकाउंटेबिलिटी, तो फिर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अपनी वाली कर दी। ठीक है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कर दी, ए को निकाल दिया कि फॉर्म 45-47 की गेम आ गई। तो अकाउंटेबिलिटी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कानून फिर ये कहता है आपका कंपनीज एक्ट 2017 कि भाई आपके ऊपर स्टीवर्डशिप का रोल है, आपके ऊपर एजेंसी का रोल आता है, यू आर द एजेंट ऑफ ओनर्स। सही है, और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसलिए भाईजान अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं और उसका ऑडिट करवाएं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। किससे करवाना है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अभी जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे का सारा ऑडिट हमने इंडिपेंडेंट ऑडिटर के हवाले से पढ़ना, इंटरनल ऑडिटर के हवाले से नहीं हम पढ़ रहे। हाँ, वहाँ पर क्या पॉइंट हो गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टर्स के साथ थ्योरेटिकली। मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मसला है, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकली एज पर बुक्स, एज पर किताबें साड़ा कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टर्स नाल। साड़ा ताल्लुक किंदे नाल है, शेयर होल्डर्स नाल। शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमें जनरल मीटिंग में अप्रूव करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, हमारा नेम हमें ऑथराइज करते हैं कि भाई आप आके हमारे डायरेक्टर्स का ऑडिट करके हमें बताएं कि क्या हमारा पैसा सही तरह यूज़ ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आगे बात समझ? ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है अभी सोच लें माइंड में, और अभी फ़ौरन के फ़ौरन आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लें मेरे से। ठीक है, साथ साथ ही पूछते रहें, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टाइमली रिप्लाई करूँ, क्योंकि मोस्टली मैं ऑफिस में ही बैठा होता हूँ, तो लैपटॉप पर भी व्हाट्सएप वो चल रही होती है, क्लाइंट्स के भी मैसेज आते रहते हैं, स्टाफ के भी आते रहते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। जैसे ही आप लोगों का लेक्चर अपलोड हो और आप लोग मतलब सुने, उसको वॉच करें, तो आप साथ साथ ही क्वेश्चंस पूछ लिया करें ताकि मामला साथ साथ हल होने स्टार्ट हो जाएं। ठीक है जी, इस बेनिफिट, इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। अब नेक्स्ट बात आ गई जी ऑडिट रिपोर्ट की। ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से हम देख लेते हैं कि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं है क्या,
और उसके अंदर इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी एंड ट्रू एंड फेयर से क्या मुराद है। ठीक है, अब इन्होंने पहले तो कहानी लिखी हुई है, ऑडिट की बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मिस्र के बाज़ारों से ऑडिट स्टार्ट हो गए, फारिग करें इन चीज़ों को। ठीक है, आगे आके आप बस बात के ऊपर आएँ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, आइनी, स्टैट्यूटरी से मुराद क्या होता है कि कानून ने आइनी तौर पर कह दिया कि भाई आपने ऑडिट करवाना है। तो क्या कानून ने हर कंपनी को कह दिया होगा कि आपने ऑडिट करवाना है? मतलब ये कंपनी इतनी सी कंपनी है, बिल्कुल छोटी सी, ना कुछ कमा रही है, ना कोई कैपिटल है उसका, पेड अप कैपिटल वगैरह का पता है ना आप लोगों को, कैफ 7 पढ़ के आए हुए हैं आप लोग। वो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं कंपनी को तो पेड अप कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 50,000, एक कंपनी उसका 50 करोड़ है, तो क्या दोनों का ऑडिट लाजिम है? देखिए कानून सख्त है लेकिन इतना भी सख्त नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा रहम दिल भी है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनीज का ऑडिट होता ही नहीं है, उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिलहाल आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी का पता है ना, सब्सिडरी से मुराद क्या है कि किसी और कंपनी के उसमें 50% से ज़्यादा शेयर्स हों तो सब्सिडरी बन जाती है दूसरी कंपनी की। ठीक है, तो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है और इस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल भी 1 मिलियन से कम है, तो कानून कहता है यार जा यशी कर सिमरन, जी ले ज़िंदगी, ऑडिट करवाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे पाकिस्तान में ना मोस्टली यही वाली कंपनीज हैं तो जिनका मतलब ऑडिट कंपनीज एक्ट के मुताबिक तो नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन उधर हमारे बाबा जी बैठे हुए, FPR भी बैठा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी बैठा हुआ, उधर कहानी थोड़ी सी और डाल दी है। वो कहते हैं उधर मतलब ये लिखा होगा जब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने कंपनी ने फाइल करनी है तो उसने ऑडिटेड अकाउंट साथ लगाने हैं, चाहे आपका उधर कोई कैपिटल का है ही नहीं। वो कहते सानू पता ही नहीं है कैपिटल की होता है, वो कहते हैं हमने तो कंपनीज एक्ट कभी खोला ही नहीं है, हमने तो पढ़ के नहीं देखा, हम तो पढ़ते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब है कि करना कराना पड़ ही जाता है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इसकी बात करें तो कंपनीज एक्ट जो है वो हमें इस्तिस्ना देता है जी ऐसी कंपनीज़ को। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट वो आपने फिर बाकी कंपनी ने करवाना ही करवाना है, और ना तो शौक किसी को नहीं है। और आप लोगों को अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2,25,000 26,000 कंपनीज बन चुकी हैं अभी तक। अभी हमने रिसेंटली जो कंपनी किसी क्लाइंट की बनाई है वो आई बिलीव 2,25,300 करके उसका कोई नंबर था। ठीक है, इतनी कंपनीज बन चुकी हैं क्योंकि यूनिक नंबर होता है ना, हर कंपनी को नया नंबर मिलता है। तो इसका मतलब इतनी कंपनीज पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक हैं। अब इसमें से बहुत सी कंपनी जो बंद भी हो गई होंगी, लेकिन बहुत कितनी हो गई होंगी, 25-30 हज़ार हो गई होंगी मैक्सिमम। ठीक है, तो बाकी कंपनीज इतनी कंपनीज हैं और इन कंपनीज में से बहुत ही थोड़ी ऐसी कंपनी लिस्टेड हैं जो कि आपको पता है। अभी जाएं स्टॉक मार्केट में psx.com पे जाएं, आपको पता लग जाएगा। मुश्किल से आपकी वो 550 के करीब कंपनी है, 540 550 इतनी कंपनी जो लिस्टेड हैं। ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। फिर जो पब्लिक अनलिस्टेड है वो भी बहुत थोड़ी हैं। ठीक है, मोस्टली आपकी कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड है या फिर वो क्या है SMC हैं। ठीक है, तो उनको कोई इतना शौक नहीं है करवाने का, क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। क्योंकि छोटी सी कंपनी, थोड़े से शेयर होल्डर हैं, वो सारे कहते हैं यार हमें डायरेक्टर भी बना दो, तो वो डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्हें कोई ख़ास शौक भी नहीं है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने का। ठीक है, तो वो फिर इतना इसमें नहीं है, बस करनी पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज क्रेडिबिलिटी का उनको अभी कोई भी नहीं है कि हम इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी इनहेंस करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्टर सेम ही है, अपने आप के रिव्यू करवा के क्या उन्होंने ले लेना है। हाँ, लिस्टेड कंपनियां, बड़ी कंपनीज को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से भी करवाना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी का भी होता है, क्योंकि शेयर होल्डर हज़ारों की तादाद में, वो चाहते हैं कि भाई हमारे डायरेक्टर्स तो उनका ज़रा पूछगछ की जाए। ठीक है, तो एन ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात बड़ी ज़रूरी है, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है अपने, कि ऑडिटर ने किसको रिपोर्ट करना है। बेशक शेयर होल्डर और डायरेक्टर छोटी कंपनी में सेम भी हों, फिर भी हमने हमेशा रिपोर्ट करना है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सही है, टू दी मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। और मेंबर से मुराद आपको पता है शेयर होल्डर्स होते हैं, या गारंटी वगैरह का आपको आइडिया, गारंटी होल्डर्स। तो हम ये कह सकते हैं ओनर्स की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने हमेशा हमेशा किसको रिपोर्ट करना है भाई? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट से मुराद है उनको रिपोर्ट बना के देनी है, डायरेक्टर्स को नहीं बना के देनी। मकसद ही फोत हो गया ना वरना, क्योंकि शेयर होल्डर किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? डायरेक्टर्स के बारे में। अगर हम डायरेक्टर्स के बारे में डायरेक्टर्स को ही बताएं भाईजान आपके ये मसाइलों, कहेंगे चलो पता लग गया, मेहरबानी जेब छुपा लें।
ठीक। तो ये तो मतलब कोई लॉजिक नहीं ना बनती बात ही, इसलिए क्या है, हमने शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को, मतलब के ओनर्स को हमने हमेशा रिपोर्ट करना है। आगे बात समझ। तो ऑडिटर, इसको आप ना ज़रा डब्बा सा बना के कोई याद रख लें, आगे वैसे हमने बहुत पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। तो ऑडिटर रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस बाय कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को कौन हायर करता है? शेयर होल्डर। क्या देखने के लिए कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स ने सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं कि नहीं बनाई, हमें बताया जाए। तो हम किसको बताएंगे? शेयर होल्डर को। इसलिए उन्होंने कहा डायरेक्टर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट करवाया जाता है, जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी को वो इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है क्रेडिबिलिटी को। फिर ये बढ़ी हुई क्रेडिबिलिटी वाली ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा के किसको थमा दिए जाते हैं? शेयर होल्डर्स को, कि सर ये देख लें, इसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो उसके अंदर रिपोर्ट कर दिया जाता है। की फीचर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के मेन फीचर्स क्या हैं? रिपोर्ट जो 3 से 4 पेजेस की होती है, अगर इसमें कोई ज़्यादा मसाइल ना आए, ज़्यादा मॉडिफिकेशन, ज़्यादा चेंजेस ना आए तो ये होती है, सही है। अब मसाइल आते हैं तो 10-10 पेजेस की बन जाएगी, ठीक है, लेकिन आमतौर पे 3 से 4 पेजेस की साफ रिपोर्ट होती है। क्या उसके फीचर्स हैं जी? सबसे पहले, ऑडिटर्स प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स। भाईजान हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसने हायर किया है? हमें अपॉइंट किया है शेयर होल्डर्स ने। ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम डायरेक्टर्स। ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्यों? लॉजिकल सी बात है, हमें हमारा ताल्लुक नहीं है डायरेक्टर्स के साथ। हमें किसने हायर किया है? हमें किसने अपॉइंट किया? हमारी जो रेम्यूनरेशन है, हमारी जो फीस है, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनलाइज करता है? इट इज़ डिसाइडेड, इट इज़ फाइनलाइज बाय आवर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, ठीक है। तो हम भाई उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। हम इंडिपेंडेंट हैं डायरेक्टर्स से, डायरेक्टर्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है थ्योरेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली तो फिर होता ही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो, उनको क्या पता ऑडिटर कौन कौन है मार्केट के अंदर, तो डायरेक्टर साहिबान इनको चूज़ करके बताते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन बुक के एतबार से क्या है भाई, कि जो डायरेक्टर्स हैं उनसे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, द रिपोर्ट गिव्स एन ओपिनियन। रिपोर्ट जो हमने पेश करनी है उसके अंदर ओपिनियन लिखा होगा, फिर से राय होगी हमारी। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उसके साथ अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं? ये आगे जाके हम पढ़ लेंगे, कल इसको डिस्कस कर लेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ठीक है। तो क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं? क्या वो बिल्कुल सही बनी है? और प्रेजेंट फेयरली, कई बार प्रेजेंट फेयरली भी कहा जाता है इसको, कि सही तरह प्रेजेंट की गई हैं, मतलब दोनों टर्म्स यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। द पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी। पोजीशन से मुराद होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट वगैरह की बात हो रही होती है। रिजल्ट से मुराद क्या होता है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही होती है। दूसरा पॉइंट आ गया रिपोर्ट में। तीसरे नंबर पे क्या है? द रिपोर्ट कंसिडर्स वेदर द एफएस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। हर मटीरियल पॉइंट से क्या वो रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर मटेरियल पॉइंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? मटेरियल पॉइंट क्यों उन्होंने कहा है? देखें, अब एक कंपनी अरबों रुपया वो कमाती है, अरबों की उसकी डीलिंग्स हैं। अब उसमें पता लगा जी कोई मसला हो गया 10,000 का, 15,000 का। अब ऑडिटर साहब वो निकाल के भाग के लेके आएंगे जी, मेंबर्स को बता रहे, सर देखें देखें मैंने फ्रॉड पकड़ लिया। कितने का जी? 15,000 रुपये का। क्या हुआ था? वो ना एक वो हार्ड ड्राइव थी, वो चोरी करके लेके जा रहा था 15,000 की, तो वो हमने पकड़ लिए। अब देखें वो मेंबर हंसेगा कि भाईजान अरबों रुपए की, 15 अरब का मेरा रेवेन्यू है, इतने अरबों के मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं, तो आप मुझे 15,000 का बता रहे हो? क्या मैं मतलब कि आप लोगों की जितनी की हमारी बात हुई है उसी में मेरा 15,000 से ज़्यादा का नुकसान हो गया होगा। वो पहले हम छोटे होते कहते हैं ना कि बिल गेट्स का नीचे कुछ गिर जाए वो उठाता नहीं है, क्योंकि उतनी देर में उससे डबल वो कमा सकता है जितनी देर में उसने नीचे झुक कर उठाने हैं पैसे। तो ये वही सीन है कि हर चीज़ मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो बनती है वो मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी भी 1-1, 2-2 रुपये की चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मटीरियल ही नहीं होती। अब अच्छा, और दूसरी बात ये आएगी कि क्या मटीरियलिटी का लेवल या मटीरियलिटी की फिगर हर कंपनी के लिए सेम होगी? नहीं होगी, ऑब्वियसली सेम। एक कंपनी है उसका रेवेन्यू है 1 लाख रुपया, उसके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात है, 10% है उसके रेवेन्यू का। एक कंपनी है उसका रेवेन्यू 10 करोड़ रुपया, उसके लिए 10,000 क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मटीरियलिटी का लेवल भी डिफरेंट होता है, ये भी फिर ऑडिटर ने डिसाइड करना होता है। इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे हमारा, उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि मटीरियलिटी को आपने किस तरह सेट करना है, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे। तो भाई ये है जी आपका आज का कि 3 चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट होता है ऑडिटर डायरेक्टर से, ठीक है। दूसरे नंबर पे रिपोर्ट में हमने ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली हैं कि नहीं हैं। और फिर हमने कहना है कि हर मटेरियल रिस्पेक्ट
के हवाले से क्या हम ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नीचे इंडिपेंडेंस की बात आई है तो वो अगेन वही बात है कि भाई हम उनसे डायरेक्टर्स वगैरह से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू को हम कल देख लेते हैं, सही है, और मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी कल देख लेंगे, ठीक है जी। आज लाजमी काइंडली इस लेक्चर को आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी साथ साथ कर लें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते रहें, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।